आज आपका फिर जिज्ञासा अध्ययन केंद्र में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 में स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के विषय में हम विस्तार से समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इससे संबंधित कुछ सूत्रों की भी स्थापना हम करेंगे। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? बहुत ही आसान परिभाषा है, सुनिएगा ध्यान से। वह सरल निकाय जिसमें समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के आमने सामने अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर सुन लीजिए एक बार, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव वह सरल निकाय है जिसमें समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के आमने सामने अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, हम इसको चित्र में दिखाएंगे। ये दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, -q और +q। ये एक दूसरे के आमने सामने अल्प दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी को गणना की सुविधा के लिए, इनके बीच की अल्प दूरी को गणना की सुविधा के लिए हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे इस दूरी को हम सीधे सीधे l क्यों नहीं लिख देते, 2l क्यों लिखते हैं? इसका कारण है, देखिए, ये 2l लिखने से क्या होता है, ये अनेक सूत्र आसान हो जाते हैं। आगे चलकर हम वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित सूत्रों की स्थापना करेंगे। तो सूत्रों की स्थापना में हमें इस दूरी का आधा करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको 2l मानते हैं, ताकि जब हम इसका आधा करें तो सीधे सीधे l हो जाए और उससे हमारे आने वाले सूत्र आसान हो जाए। जिस तरह से वृत्त में वृत्त के व्यास को हम 2r मानते हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उसमें वृत्त की त्रिज्या का उपयोग होता है। तो हमें इस दूरी का आधा करना पड़ता है, इसे 2r मान लेते हैं, तो त्रिज्या आसानी से इसका आधा r हो जाती है, और त्रिज्या r हो जाने से वृत्त संबंधी सूत्र काफी इजी हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इस दूरी को सीधे l ना मानकर 2l मानते हैं। अब देखिए, तो दो समान प्रकार के आवेश है, -q और +q। समान परिमाण के, दो समान परिमाण के आवेश हैं, -q और +q। इनकी प्रकृति विपरीत है, ये ऋणात्मक है, वो धनात्मक है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी आपके दिमाग में आएगा, मैं बता दूं आपको। देखिए, कहीं पर भी यदि आप वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाएंगे तो आप बाएं साइड में -q आवेश बनाइएगा और दाहिने साइड में +q। एक आपको थोड़ा अलग बना के दिखा दें, +q और -q। ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, ये भी वैद्युत द्विध्रुव है। लेकिन ऐसा बनाकर फिर इस चित्र की सहायता से यदि आप डेरिवेशन करेंगे तो जो फार्मूले निकल कर आएंगे वो आपकी पुस्तक में दिए गए फार्मूलों से अलग रूप में आएंगे। सही वो भी होंगे, लेकिन रूप उनका अलग हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? हर जगह बाएं साइड में -q आवेश और दाहिने साइड में +q आवेश ही बनाया जाता है, ऐसा हम क्यों नहीं बनाते? हमारी पुस्तक में हर जगह ऐसा ही क्यों दिया है? तो मैं बता दूं और आगे भी आपको बताया जाएगा। ये एक चिन्ह प्रणाली है। निर्देशांक ज्यामिति में भी आपने देखा है, निर्देशांक ज्यामिति में हमारा x अक्ष होता है और y अक्ष होता है। दाहिने साइड की दूरी को धनात्मक और बाएं साइड की दूरी को ऋणात्मक आप लेते हैं। प्रकाशिकी में जब आप लेंस इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वहां पर भी आप
दाहिने साइड की दूरी को धनात्मक और बाएं साइड की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। बस भूलिएगा नहीं, इन्हीं नियमों का अनुसरण यहां पर भी किया गया है। जब वैद्युत ध्रुव बनाएंगे तो बाईं ओर माइनस क्यू आवेश और दाहिनी ओर प्लस क्यू आवेश बनाएंगे। ये व्यवस्था उसी प्रकार की व्यवस्था है जैसी निर्देशांक ज्यामिति में होती है अथवा जैसी प्रकाशिकी में होती है। ऐसा मत बनाइएगा। अगर ऐसा बनाएंगे तो इससे निकलने वाले जो सूत्र होंगे वो भी सही होंगे, किंतु उनका रूप पुस्तक में दिए गए सूत्रों के रूप से थोड़ा अलग हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं बनाइएगा। इन नियमों का अनुसरण करते हुए चित्र ऐसा, बाईं ओर माइनस और दाहिनी ओर प्लस। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण देखिए। परिभाषा मैंने बताई ना आपको, क्या? वैद्युत द्विध्रुव वह सरल निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे के आमने सामने अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हमारे जीवन में कौन कौन से हैं? उदाहरण देखिए, जितने भी आयनिक यौगिकों का हम उपयोग करते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, वे सब वैद्युत द्विध्रुव हैं। जैसे NaCl और AgNO3 बहुत सारे हैं। CuSO4 2+ और 2-। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी आयनिक यौगिक धन तथा ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें धन आयन पर जितना धन आवेश होता है, ऋण आयन पर उतना ही ऋण आवेश होता है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे के आमने सामने अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए, ये NaCl ये भी वैद्युत द्विध्रुव है, AgNO3, CuSO4, KCl, बहुत सारे हैं। ये सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। यहां से आप एक बात और भी समझ रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव कितना छोटा होता है। ये नमक का अणु, अणु की बात कर रहा हूं मैं, कण नहीं, अणु, नमक का अणु कितना छोटा होता है। इसमें यही बात है कि समान प्रकार के आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत होती है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने स्थित होते हैं। अच्छा, तो आपने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ ली, अब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण पढ़ लिए। उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लिख देंगे, सभी आयनिक यौगिकों के अणु वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। जैसे NaCl, AgNO3, CuSO4 आदि, ये उदाहरण हो गए। अब हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे इसमें। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। यहां ये AB रेखा, AB वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है जिसकी लंबाई 2L है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी से लिखते हैं इसको। हाँ, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के परिमाण Q तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के परिमाण Q तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। यानी P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये हो गया P इक्वल टू 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। आपके उसमें वेक्टर दिखाई दे रहा है, मैंने इसमें वेक्टर लगा रखा है, इससे आपको पता चल रहा है। अब मैं भी बता रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की परिभाषा बताई मैंने। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश Q तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जो कि एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है और इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, ये आपने पढ़ा। अच्छा, ये 2QL को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि क्यों माना गया है? इसका कारण यह है कि हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित, उसमें ये 2QL राशि, ये राशि लगभग सभी सूत्रों में आती है। इसलिए 2QL को, इसका उपयोग हर सूत्र में होता है, प्रत्येक सूत्र में कहीं ना कहीं 2QL आएगा। इसलिए हमने इसको एक विशेष राशि P मान लिया है और इसका नाम रख दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब जरा हम आपको एक निगमन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। और निगमन क्या है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला हेडिंग हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में ज्ञात की जाती है। वो 3 स्थितियां कौन सी हैं? एक अक्षीय स्थिति, अभी आपको हम बताएंगे, दूसरी निरक्षीय स्थिति और तीसरी होती है एक व्यापक स्थिति। हम इनकी बारी बारी से चर्चा करेंगे, बारी बारी से समझाएंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उसे कैपिटल E से लिख दें। तो सबसे पहले यह अक्षीय स्थिति क्या होती है, मैं आपको बता दूं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली सरल रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली सरल रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अक्षीय स्थिति का बिंदु कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है AB, ये इसका ऋणात्मक आवेश है -Q,
धनात्मक आवेश प्लस क्यू, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है, l यहां तक और आगे l यहां तक, ये मध्य बिंदु है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से r दूरी पर हमें एक बिंदु n अक्षीय स्थिति में दिया है। अक्षीय, फिर से बोल दो इस बात को, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु n दिया है और बिंदु n पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बात को मैंने लिख दिया, अक्षीय स्थिति में बिंदु n पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, और बाकी बातें सारी मैंने चित्र में दिखा दी। ठीक, तो बिंदु n पर दो तरह के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्यों? यहां दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु n पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको मैंने E प्लस क्यू लिखा है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु n पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको मैंने E माइनस क्यू लिखा है। यहां आप देख रहे हैं चित्र में E प्लस क्यू, इसकी वेक्टर रेखा को मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है और E माइनस क्यू इसकी वेक्टर रेखा को मैंने छोटा बनाया है। ये बड़ा है और ये छोटा है। ऐसा क्यों? बताता हूं इसका कारण। देखिए, ये जो बिंदु n है, बिंदु n से प्लस क्यू आवेश की दूरी, ये दूरी कम है। यहां से यहां तक की दूरी, और ऐसा कहिए n से माइनस क्यू की दूरी की अपेक्षा n से प्लस क्यू की दूरी कम है। फिर से बोल दूं, बिंदु n से माइनस क्यू की दूरी की अपेक्षा बिंदु n से प्लस क्यू तक की दूरी थोड़ी कम है। इसलिए प्लस क्यू आवेश इसके निकट है और इसकी तुलना में माइनस क्यू आवेश इससे ज्यादा दूर है। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अधिक प्रबल होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण यहां जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कम प्रबल होगा, उसकी प्रबलता कम होगी। इसी वजह से प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के वेक्टर को बड़ा बनाया गया है, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहां अधिक प्रबल है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके वेक्टर को छोटा बनाया गया है, क्योंकि वो कम प्रबल है। तो ये हो गया E प्लस क्यू, E माइनस क्यू। इन दोनों का परिणामी जो होगा वही n पर अभिष्ट विद्युत क्षेत्र होगा। फिर से सुनिए, बिंदु n पर अभिष्ट विद्युत क्षेत्र इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिणामी के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे उसे? हम लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में बिंदु n पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैपिटल E इक्वल टू E प्लस क्यू, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ऐसा क्यों? दोनों विपरीत है ना। अरे सदिश राशियां जब परस्पर विपरीत होती हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करते हैं तो आपस में घट जाती हैं। ये सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। E प्लस क्यू धनात्मक x अक्ष की दिशा में है और E माइनस क्यू ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। दोनों परस्पर विपरीत है, इसलिए परिणामी निकालते समय आपस में घट जाएंगे। तो E इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब देखिए, E प्लस क्यू का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान, आपने फार्मूला पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान यहां d स्क्वायर, दूरी का वर्ग होता है। तो दूरी कितनी है? प्लस क्यू आवेश से n तक की दूरी, जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा है, ये पूरी दूरी r है, इतनी l है, तो यहां से यहां तक r माइनस l बची। तो नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान ये पूरी दूरी r प्लस l का होल स्क्वायर। अब हमने Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 अपान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस
1/r+l का होल स्क्वायर। सिंपल साधारण बीजगणित के द्वारा इसको सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन तो आप देख ही लेंगे, बस यहां पर ध्यान दीजिएगा। r+l का होल स्क्वायर तो आपने खोल दिया, r² + l² + 2rl। r-l का होल स्क्वायर, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने कई बार देखा है बच्चे गलती कर देते हैं, आगे से माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है यहां, तो r-l का होल स्क्वायर खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। r-l का होल स्क्वायर क्या होता है? r² + l² - 2rl। लेकिन इस माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। आगे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्या हुआ? Q/4πε0 के 4rl, ये 2rl और 2rl जुड़ के 4rl r² - l² का होल स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए ये L बहुत छोटा होता है। मैंने क्या बताया? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव व्यवहारिक दृष्टि से कोई आयनिक यौगिक का अणु होता है, आयनिक यौगिक का अणु। अब आप समझ सकते हैं आयनिक यौगिक का जो अणु होगा उसके धन और ऋण आवेशों के बीच की दूरी कितनी कम होगी? बहुत कम होगी, और उसका भी आधा करेंगे तो आएगा L। अब आप समझ लीजिए L कितना छोटा होता है। L बहुत छोटा होता है, इसीलिए लिखा है L इज लेस देन R, यानी जो L है वो R से बहुत छोटा है। अब जब ये बहुत छोटा है तो इसका वर्ग लगभग 0 हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे? देखिए ध्यान से, किसी भी छोटी संख्या का जो संख्या इकाई से छोटी हो, यदि कोई संख्या इकाई से यानी 1 से छोटी है, उसका वर्ग करें तो वो और छोटी हो जाती है। कैसे? देखिए 0.001 का जरा वर्ग कीजिए, ये हो जाएगा 0.00001 और छोटा हो गया। ठीक है, 0.001 का स्क्वायर 0.0001 का स्क्वायर। इसी तरह से 1y मान लीजिए 16 है का स्क्वायर करेंगे तो 1/256, ये तो और छोटा हो गया है ना। तो ठीक इसी तरह से ये L बहुत छोटा है और L का स्क्वायर करेंगे तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि इस डेरिवेशन में हम उसे 0 मान लेंगे। तो मैंने लिख दिया, चूंकि L इज लेस देन R, अतः L² लगभग 0 रखने पर, जब यहां 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? Q/4πε0 के 4rl r² - 0 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो r² का भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? r⁴। अब देखिए एक खास वजह से हमने क्या किया, पहली बात तो ये समझ लीजिए r से ये r⁴ कट गया, क्या बच गया? r3। अब यहां बचा 4l और ये बचा q, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 1/4πε0 के 2 × 2ql। अब ये 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फायदा क्या हुआ इससे? ये जो 2ql है ये एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि बन गई जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। इसी को कहते हैं, देखिए ये लिखा है, ये P = 2ql। तो हम लिखेंगे अब 2ql = P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखने पर, तो क्या हो जाएगा? ये E = 1/4πε0 के 2p/r3 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखिए यदि ये बिंदु n निर्वात में स्थित है, बिंदु n निर्वात में स्थित है, तो निर्वात का परावैद्युतांक k = 1 होता है, आप जानते हैं पहले से। तो यदि हम यहां लिख दें निर्वात के लिए k = 1 रखने पर, तो फार्मूला हो जाएगा E = 1/4πε0 2/r3। ये 1/4πε0 का आंकिक मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। मात्रक तो आपको हम निकालना सिखा देंगे। खैर, तो ये आ गया E = 9 × 10⁹ 2p/r3।
आर क्यू, इसका ये एक रूप आ गया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले तभी प्रयोग किए जाएंगे जब बिंदु एन निर्वात में स्थित होगा, और इसका प्रयोग तो आप तब करेंगे जब बिंदु एन किसी द्रव्यात्मक माध्यम में स्थित होगा। इस तरह से आपने देखा वैद्युत ध्रुव क्या होता है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P क्या होता है। इसके साथ साथ आपने वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन भी देखा। बस आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारा संपर्क सूत्र लिखा है, यदि कहीं दिक्कत है, कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपको बारंबार।